चंद्रमा हम सबको बेहद पसंद है। रात के आसमान में चमकते चंद्रमा को देखकर मन एक अजीब सी खुशी से भर जाता है। बचपन में सुनी चंद्रमा की कहानियाँ कहीं न कहीं हमारे मन में एक लालसा पैदा करती हैं, इसको करीब से देखने की और इसको छूने की। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि आखिर कहाँ से आया है ये चंद्रमा और कैसे इसका जन्म हुआ? क्या जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तभी इसका भी जन्म हुआ या उसके बाद? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कब और कैसे हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ और क्यों चंद्रमा का मैटर पृथ्वी के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म लगभग 4 बिलियन साल पहले इंटरस्टेलर गैस और धूल के बादलों से हुआ। ये गैस और धूल के बादल पास के एक तारे के विस्फोट से पैदा हुई शॉक वेव के कारण कोलैप्स होने लगे और एक सोलर नेबुला में बदल गए। सोलर नेबुला एक घूमती हुई मटेरियल डिस्क होती है। इसके कोर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आउटर मैटर को सेंटर की ओर खींचने लगी, जिसकी वजह से कोर में प्रेशर इतना हाई हो गया कि हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ने लगे और हीलियम में फ्यूज होने लगे और फिर हमारे सूरज का जन्म हुआ। डिस्क के बाहरी भागों में मौजूद मैटर भी ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ने लगा और इस तरह से सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ। अब ये बहस का एक बड़ा टॉपिक है कि चंद्रमा का फॉर्मेशन कब हुआ। कुछ थ्योरीज कहती हैं जब बाकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ तभी चंद्रमा का भी फॉर्मेशन हुआ, जबकि कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसका फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद हुआ। तो हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी थ्योरीज की जो काफ़ी फेमस हैं। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा फेमस और साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके अनुसार चंद्रमा का जन्म तब हुआ जब एक विशाल बॉडी हमारी शुरुआती समय की पृथ्वी से टकराई। बाकी दूसरे प्लैनेट्स की तरह हमारी पृथ्वी भी बचे हुए गैस और धूल के बादलों से फॉर्म हुई थी और उस वक्त का सोलर सिस्टम बहुत ही वायलेंट था। लाखों ऑब्जेक्ट्स का निर्माण सोलर सिस्टम में हुआ जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए और इनमें से ही एक विशाल ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराने वाले इस ऑब्जेक्ट को थिया नाम दिया गया, जिसका आकार लगभग मार्स के बराबर था। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी के क्रस्ट का मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और फिर ग्रेविटी ने इस मलबे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस टक्कर के बाद अंतरिक्ष में फेंका गया मलबा एक जगह इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण कंप्रेस होने लगा और फिर हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा बहुत ही हल्के एलिमेंट से बना है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तुलना में ये कम डेंस है। नासा के अनुसार जब पृथ्वी और थिया आपस में टकराए तो इस टक्कर में पैदा हुई एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, जो डायनासोर के समय हुए कोलिजन जिसकी वजह से डायनासोर का अंत हुआ था उससे 100 टाइम्स ज़्यादा थी। हालांकि ये सबसे लोकप्रिय थ्योरी है, लेकिन कई मॉडल इसको चुनौती देते हैं। इन मॉडलों के अनुसार चंद्रमा का 60% से भी ज़्यादा मैटर थिया के मैटर से बना होना चाहिए, लेकिन अपोलो मिशन द्वारा भेजे गए चंद्रमा की चट्टानों के सैंपल कुछ और ही कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का कंपोजिशन लगभग एक समान है। तो सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रमा का निर्माण थिया के पृथ्वी से टकराने से हुआ था तो इसकी संरचना बिल्कुल पृथ्वी जैसी क्यों है? एटलीस्ट 50% इसका कंपोजिशन थिया के जैसा होना चाहिए था। यही कॉन्ट्राडिक्शन इस जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस थ्योरी पर एक सवाल या निशान खड़ा करता है। चलिए अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। कोफॉर्मेशन थ्योरी कहती है चंद्रमा का फॉर्मेशन उस समय हुआ जब बाकी ग्रहों का निर्माण हो रहा था। 2012 में रिसर्चर रॉबिन कैनप ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था उसी समय 2 बेहद विशाल ऑब्जेक्ट जो मार्स से 5 टाइम्स बड़े थे आपस में टकरा गए और इस टक्कर से मैटर अंतरिक्ष में उड़ गया। इस मैटर से हमारे चंद्रमा और पृथ्वी का एक साथ निर्माण हुआ और यही वजह है कि चंद्रमा और पृथ्वी के केमिकल कंपोजिशन में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। चलिए अब तीसरी थ्योरी की बात करते हैं जो हमें बताती है कि चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ। कैप्चर थ्योरी के अनुसार सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ने किसी गुजरते हुए पिंड को अपनी ओर खींच लिया होगा, ठीक उसी तरह जिसे मार्स ने अपने 2 चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस को खींचा था। सोलर सिस्टम में कहीं दूर बने इन पिंडों को पृथ्वी की ग्रेविटी अपने पास खींचने में सक्षम थी और साथ ही पृथ्वी के ऑर्बिट में रख सकती थी।
लेकिन इस तरह के पिंडों का आकार स्फेरिकल नहीं होता और न ही चंद्रमा के जैसे परिक्रमा करते हैं। तो फिर कैसे चंद्रमा एक गोलाकार पिंड था? ये सवाल इस थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। हालांकि कोफॉर्मेशन थ्योरी और कैप्चर थ्योरी चंद्रमा के निर्माण की बात करते हैं और कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने में ये थ्योरीज असमर्थ हैं। वर्तमान में द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस इन सवालों के काफ़ी हद तक जवाब देती है, जिससे यह चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ इसके वैज्ञानिक प्रमाणों में फिट होने के लिए सबसे अच्छा मॉडल बन गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।